बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, एशिया कप के मैच जोरों शोर के साथ जारी हैं। कल का जो मैच था वो फिर बारिश से मुतासर हुआ। लगता यूँ है कि भारत ने फराज अहमद का शेर जो है उसको इस तरीके से पढ़ा कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी रही फराज, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था और वो भी बारिश से मुतासर हुआ तो एक पॉइंट मिला, और कल का मैच भी बारिश से मुतासर हुआ। नेपाल ने पहले खेलते हुए 49वें ओवर में 230 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में भारतीय टीम मैदान में आई, लेकिन बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा और जब ताख़ीर से मैच शुरू हुआ तो फिर महदूद ओवर्स तक उसे रख दिया गया। 23 ओवर्स के अंदर भारत को 145 रन बनाना थे और टॉप ऑर्डर ही भारत का जो है वो उस रन को चेज कर गया। तो उसके बाद अब भारत जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है, इधर से पाकिस्तान भी कर चुका है। आज का जो मैच है वो अफगानिस्तान और श्रीलंका के माबैन है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान जो पैदर पे शिकस्त का सामना कर रही है उसके लिए कौन सी मुश्किलात होंगी। पहले बायलैटरल सीरीज के अंदर भी मुश्किलात का सामना किया और अब यहाँ पे आके कारकर्दगी अगर मुतासिर हो रही है तो किन वजूहात की बुनियाद पे हो रही है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हस्बे मामूल साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज नवाज साहब मौजूद हैं और आज हमें एक अहम गेस्ट ने और भी ज्वाइन किया है। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर हमीद साहब भी हमारे पास आज इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले कल का मंजरनामा देखते हैं, कल की कुछ झलकियां देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के दरमियान जो मैच हुआ वो कौन सी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर नेपाल की तरफ से मुतासर हुआ या कहाँ पे जारहाना हिकमत अमली इंडिया की तरफ से अपनाई गई। खेल के अंदर प्लस माइनस पॉइंट्स तो होते ही रहते हैं और खेल को खेल के तौर पे एंजॉय करना चाहिए। सरफराज नवाज साहब से बात का आगाज़ करते हैं। सरफराज साहब, कल का मैच अगर देखा जाए, मैंने आगाज़ में जो बात की कि शायद इंडिया वालों को बारिश भा गई है क्योंकि हर मैच में उनके बारिश ही आती जा रही है, तो कल के मैच में उनका टॉप ऑर्डर जो था उसे क्या बेहतरीन कारकर्दगी के बराबर गिरदानेंगे या फिर नेपाली टीम को देखते हुए समझेंगे कि बस ठीक था? देखें, शुरू में जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो शर्मा वाज कोई 100% आप कहें कि बैटिंग में वो शेकी नज़र आया शुरू में, और उसके बाद फिर ओवर द टॉप उसने शुरू में शॉट मारी। तो ये देखते हुए कि क्योंकि बॉलिंग इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी नेपाल की, जिसकी वजह से उन्होंने मुश्किलात ज़्यादा पड़ती और ये एक आसान टारगेट उन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया। 6 ऑफ द ओवर तकरीबन चाहिए था पर ओवर, तो इंडिया के ओपनिंग बैट्समैनों ने ये 145 जो रन किए हैं और विदाउट लूजिंग एनी विकेट 10 विकेटों से जीत के वो भी अब पाकिस्तान की तरह क्वालिफाई कर गए हैं सुपर 4 के लिए। जी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ था तो क्या हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ की वजह से हुआ, और नेपाल में अगर चला है तो क्या उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी? यासर, ये तो एक बड़ी बात ज़बरदस्त आपने की। पाकिस्तान की बॉलिंग तो इस वक्त देखें पूरी दुनिया मानती है, और इंडिया कहते हैं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो 3 है, अफरीदी, उसके बाद फिर नसीम, उसके बाद फिर हारिस, ये इतने 140 प्लस इनकी स्पीड भी है और फिर मूवमेंट भी है। सबसे ज़्यादा तो ख़तरनाक जो अफरीदी के पहले 3-4 ओवर होते हैं, इन स्विंगिंग यॉर्कर और परफेक्ट यॉर्कर होते हैं, और उनको खेलना इतना आसान नहीं होता। और आपने देखा होगा कि इंडिया के बैट्समैन शुरू में ट्रबल में गए और अफरीदी ने विकेटें ली, उसके बाद फिर हारिस ने भी डेंट डाला। आहिस्ता आहिस्ता पहले 4 बैट्समैन तो देखें कुछ नहीं कर सके और टॉप ऑर्डर उनका बिटरली फेल्ड, और उसके बाद फिर जो एक पार्टनरशिप लगी उसके अलावा भी कोई बैट्समैन नहीं चला। तो 2 बैट्समैन के अलावा 9 प्लेयरों ने 14 ओवर से कम स्कोर किया है, और आप देख लें किस तरह इंडिया का डिज़ास्टर हुआ है। और बैड लक पाकिस्तान की कि ये बारिश की नज़र मैच हो गया, लेकिन लगता था कि पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत सकता था। जी, आप क्या समझते हैं, नेपाल का एक्सपोजर बड़ा होगा 2 बड़ी टीम्स के साथ खेले, पाकिस्तान और इंडिया के साथ, या फिर ये 2 मैचेस से एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, पहला मैच जो पाकिस्तान से खेले हैं उनका पहला एक्सपोजर था बड़ी टीम के ख़िलाफ़ और ज़बरदस्त पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के ख़िलाफ़, तो उन्होंने 100 और रन किए। लेकिन उसके बाद एक्सपोजर उनका जो दूसरे मैच का था, कोई कॉन्फिडेंस आया। और अब ये देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग का फ़र्क देख लें कि 230 रन नेपाल ने किए हैं और उसमें 50s भी हैं प्लेयरों की नेपाल के। और इसमें देखते हुए मैं ये कहूँगा कि नेपाल का एक्सपोजर जो पहला और दूसरा
उसमें काफ़ी वास्ट फ़र्क भी आया और उन्होंने जो कॉन्फिडेंस गेन किया पाकिस्तान के खिलाफ खेल कर, इंडिया से उन्होंने 230 रन जो स्कोर किए हैं, मेरा ख्याल है कि नेपाल की टीम के लिए एक काफ़ी बड़ा स्कोर था। जी अच्छा, आप क्या समझते हैं? शुक्ला जी आए, उनको समझाया गया, जय शाह से टेलीफोनिक रब्ता किया, लेकिन फिर भी वेन्यू पाकिस्तान या दुबई में मुंतकिल करने पर रजामंदी का इजहार नहीं किया गया। अब बात ये चल रही है कि हमर टूटा उसे मुंतकिल कर दिया जाए, इधर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, उधर शायद कम हो रही होंगी। तो ये तब्दीली किस हद तक रास आएगी, या वो तब्दीली जो करवाना चाह रहे थे वो नहीं हुई, तो उसके पीछे वजूहात आपको क्या दिखाई देती? देखिए, अभी जो मैचेस चल रहे हैं ओवरनाइट आप इसको चेंज कैसे करेंगे? कोशिश तो की गई, लेकिन कोशिश की गई होती पहले, अगर शुरू होने मैच श्रीलंका में शुरू होने से पहले, क्योंकि अरेंजमेंट करने होते हैं, फिर आपका टीवी और दूसरा रेडियो और फिर टिकटें और पब्लिक, एकदम आप ये चेंज करना इतना आसान नहीं होता। और उसमें मैं ये कहूँगा कि 10 सितंबर का जो मैच है उसमें एक दिन का क्वेश्चन दिया गया कि 10 को अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच बारिश या कोई ऐसा मामला होता है तो 11 सितंबर को एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया कि उसको मैच उस दिन खेलेंगे। और बटोटा में जो ये मैच शिफ्ट किए हैं और वहाँ लगता है कि बारिशें कम होती हैं और चांसेस ज़्यादा हैं मैचेस होने के, लेकिन फिर भी ये बारिशों का सीज़न है श्रीलंका में, तो होपफुली के फिंगर्स क्रॉस कि हम ये मैच पूरे देख सकेंगे और एंजॉय करें, ये पूरे मैच हों। जी चले, उम्मीद करते हैं कि बारिशें कम ही हों। बसूरत दीगर फूंकों से तो बादलों को भगाया नहीं जा सकता, उम्मीद ही लगा के बैठ सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं। सरफराज साहब, हमने अभी तक एशिया कप के अंदर भारत की बॉलिंग नहीं देखी थी, अब कल हमने बॉलिंग भी देख ली है। अब उस बॉलिंग के अगेंस्ट अगर नेपाल जैसी टीम 230 रन बना सकती है, तो फिर उसके मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ऐसी ही बॉलिंग लाइन का सामना कर रही हो, तो हम कितना टारगेट स्कोर कर सकते हैं? देखें, जो पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ है मच सुपीरियर देन कंपेयर अगर करें नेपाल से, और नेपाल के 230 रन जो हुए हैं, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि 2-3 मरतबा बारिश से भी बाहर जाना पड़ा उन्हें, फिर वापस आना पड़ा। और उसके बाद इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है, हमने बुमराह को नहीं देखा इस मैच में, जो उनके मेन बॉलर कहे जा रहे हैं और काफ़ी ले ऑफ के बाद आए हैं, उनको ज़रूर खेलना चाहिए था ताकि वो अपनी लाइन और लेंथ तो देख लेते कि परफॉर्मेंस क्या है। आई डोंट नो कि उसको क्यों अपना रेस्ट दे दिया गया, हालांकि मैच की प्रैक्टिस उनको करना ज़रूरी था और बेहतर होता अपने आप के लिए। तो ये देखते हुए कि पाकिस्तान की और इंग्लैंड नेपाल की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और उसमें मैं ये कहूँगा कि इंडिया की जो बॉलिंग देखने में आई है, तो उससे तो लगता है कि पाकिस्तान को अच्छा इजी चांस बन सकता है मैच जीतने का। और उसके बाद फिर ये दोनों टीमों की बॉलिंग में वास्ट फ़र्क है, एक्स्ट्रा फास्ट पाकिस्तान के पास, और उसके बाद स्पिनर भी पाकिस्तान के पास इतने बुरे नहीं है, हालांकि इंडिया के 2 स्पिनर दे आर बेटर देन द पाकिस्तानी सम ऑफ द स्पिनर्स। आप कप्तान जी शामी को मिस कर रहे थे। अब कल शामी ने 1 विकेट हासिल की है, इकॉनमी रेट अगर देखें तो वो 4.14 का बनता है, 7 ओवर्स के अंदर 29 रन दिए गए। शामी की बॉलिंग से कल आप मुतमईन? देखें, ये तो अपना देखने में आया है कि 7 ओवरों में 4 की एवरेज तो इतनी बुरी नहीं है, और उसके बाद जो बैट्समैन थे वो भी इतने हार्ड हिटर नहीं थे। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि 1 विकेट लेना तो विकेट की तो बात नहीं है, इकॉनमी रेट का ज़्यादा ओडीआई में मैटर करता है, तो लेकिन विकेटें भी लेना ज़रूरी होता है ताकि दूसरी टीम को जल्दी आउट किया जाए। 230 रन फिर भी मैं कहूँगा कि इंडिया की बॉलिंग के ख़िलाफ़ अगर ये स्कोर हुआ है, तो बॉलिंग को इतने ज़्यादा आप रेट नहीं कर सकते, जबकि शुरू में 3 विकेटें जडेजा ही ले गया था 4 में से, तो फास्ट बॉलरों ने बाद में आके विकेटें ली हैं। तो बॉलिंग में तो मैं कहूँगा कि इंडिया की बॉलिंग जो देखी है इतनी सुपीरियर नज़र नहीं आई, पाकिस्तान को इसके खिलाफ इतना मुश्किल नहीं पड़। जडेजा का अगर इकोनॉमी रेट देखें तो वो 4 बनता है, ओवर्स 10 करवाई गई हैं और 10 ओवर्स में 40 रन दिए गए हैं, 3 विकेट्स निकाली हैं, तो
कितना खतरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए जडेजा उनका की ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर में आके वो रन भी करता है और उसने प्रूव भी किया है। लाइन और लेंथ भी उसकी काफ़ी अच्छी होती है और ब्रेक भी उसकी स्पिन भी होती है, तो उसको तो केयरफुली खेलना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैट्समैन जो स्पिनर के खिलाफ इतनी आउटस्टैंडिंग हमने परफॉर्मेंस नहीं देखी, इनको बेहतर तरीके से और इम्प्रूव करना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। ठीक, कप्तान जी मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इसी बीच हमें कर चुके हैं साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर हमीद साहब। यासिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासिर साहब बात चल रही है, सरफराज साहब भी उस बारे में पहले अपना कमेंट दे चुके हैं कि ये जो बारिशों से मैच मुतासिर हुए, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पहला ही मुतासिर हो गया, फिर कल फिर भारत का मैच मुतासिर हुआ और इसके बाद आगे भी खतरात हैं। हम तो गुजारिशात कर चुके हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। वो शुक्ला जी के सामने भी की, वो जय शाह से टेलीफोनिक राब्ते के जरिए भी की, और अब बात ये हो रही है कि हम्बन टोटा में मैच मुंतकिल कर दिए जाए बकिया जो है। आप इस बारे क्या राय रखते हैं? देखें जी, इतना बड़ा इवेंट है और एक कंप्रोमाइज्ड वेन्यू पे खेलना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज़्यादती है। फैंस के साथ ज़्यादती है, ब्रॉडकास्टर्स के साथ ज़्यादती है। ऑब्वियसली यू नो कितना इसमें नुकसान हुआ है। अगर एक मैच पूरा नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स को कितना नुकसान होता है, और फिर फैंस जो कि देखना चाहते हैं, एक्शन देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली हमने 266 चेज़ करना था और हम समझते हैं, हम जानते हैं, मानते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग में वो एबिलिटी है कि हम 300 भी चेज़ कर सकते हैं इस वक्त जो बाबर आजम की फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हर्टिंग है और बड़ी खुशाइन बात है राजीव शुक्ला साहब पाकिस्तान आए, और अब जाहिर है अब उनको आना पड़ेगा क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है। पाकिस्तान एक मेन टीम है। अगर वो इस वक्त देखिए क्रिकेट डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो उन्होंने स्टार्ट की है, बहुत अच्छी चीज़ है। और राजीव शुक्ला साहब को तो हम 2004 से जानते हैं, 2008 तक काफ़ी सारे टूर्स में उनके साथ बातचीत भी हुई। वो प्लेयर्स के साथ बात करते हैं, जिस तरह हमने कल देखा, उन्होंने शादाब के साथ बात की, उन्होंने शाहीन के साथ बात की। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। बट अगेन ये ऑलवेज इट शुड बी लाइक दिस, हमेशा होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट जो आपस में जो क्रिकेट है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है बजाते ख़ुद। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज़ भी आगे ऑन होनी चाहिए। और जिस तरह आपने बात की कि हम्बन टोटा में अब ये मैचेस मुंतकिल हो रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि है एक कंप्रोमाइज्ड वेन्यू है इस वक्त श्रीलंका। पाकिस्तान के आप मैचेस देखें, लाहौर में मैच हुआ 350 रन हुए, जो मुल्तान में मैच हुआ पाकिस्तान नेपाल का, उसमें 150 किया बाबर ने। तो ये प्लेयर का भी नुकसान है और टीम्स का भी नुकसान है अगर मैच पूरा नहीं होता। तो आई थिंक ये है कि इन चीज़ों को क्रिकेट के फ़ायदे के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। ये कोई बायलैटरल सीरीज तो है नहीं कि उसके अंदर आप इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। एक बड़ा इवेंट है और बड़े इवेंट में जिस तरह हमें गुज़श्ता माजी की अगर बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप जब जारी था तो उस वक्त भी बहुत सी बारिशें हुई थी। उस वक्त भी फोरकास्ट के ऊपर बहुत से बहस मुबाहिसे हुए थे कि पहले से देखा नहीं गया, पहले से अप्रोच नहीं थी आपकी मेंटल। आप कल के मैच से क्या अखज़ करते हैं कि कल के मैच में भारत की कारकर्दगी कैसी रही? देखिए कल का मैच अगर देखें तो उसमें भी अब नेपाल और भारत की अगर आप कंपैरिजन करें स्टैट्स वाइज, प्लेयर्स वाइज, तो बहुत बहुत डिफरेंस है। लेकिन एक वक्त में हमें लग रहा था कि नेपाल जो है वो उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया, 230 रन किए, और जिस तरह विकेट का वेयर एंड टेयर है, अगर शाहीन और नसीम शाह जैसे बॉलर्स होते तो ये भारत के लिए रन्स करना इतना आसान नहीं था। बट उनकी बैटिंग जो है वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में आई है, फॉर्म में आई है। मैं समझता हूँ ये रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो उनके ओपनर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। जो आने वाले मैचेस हैं उनमें उनका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा पहले से। कॉन्फिडेंस छोटी टीम है, उसके अगेंस्ट उन्होंने मजीद बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद सरफराज नवाज साहब और यासिर हमीद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के मैच में बिल्खुसूस बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह हम गुज़िश्ता मैच का तज़किरा कर रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कि ये जो वेन्यू के मसाइल इस वक्त पैदा हो चुके हैं, इसको किस हद तक बेहतर किया जा सकता था या मुस्तकबिल में किस तरह की हिकमत अमली हमें अपनानी चाहिए, लेकिन उस पर मज़ीद बात भी होगी। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से। अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के माबैन जो इस वक्त मैच जारी है, आप ये मेरी दाईं साइड पे देख सकते हैं, ये श्रीलंकन कैप्टन है और बाईं साइड पे अफ़गानिस्तान के कप्तान हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो अब तक कितने मैचेस ये खेल चुके हैं और कितने मैचेस में इनके कितने स्कोर्स हैं। अगर बात की जाए श्रीलंकन कप्तान की तो 62 मैचेस हैं इनके, 54 इनिंग्स हैं और 1164 रन्स अब तक ओडीआई में ये स्कोर कर चुके हैं और हाईएस्ट स्कोर इनका वनडे इंटरनेशनल के अंदर 108 का है। जबकि अगर अफगानी कप्तान की बात करें तो 63 मैच हैं, 63 ही इनिंग्स हैं, 171 स्कोर इन्होंने अब तक किए हैं और 97 इनका हाईएस्ट स्कोर है। ये मवाजना जो है, ये अगर कप्तान तो कप्तान करें तो अफगानी जो कप्तान है वो श्रीलंकन कप्तान के सामने अभी नए हैं। तो इसके अलावा अगर टीम कंपैरिजन करें दोनों टीम्स में कौन कौन से खिलाड़ी हैं और 15 खिलाड़ियों में से प्लेइंग 11 जो मुंतखब की गई है वो किन बुनियादों के ऊपर की गई है और उसमें क्या तब्दीली हो सकती थी, ये फुल स्क्रीन कंपैरिजन है जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो शनाखा की कप्तानी में श्रीलंकन टीम के अंदर कुशाल मेंडिस हैं, चेरिथ असलांका हैं और डी सिल्वा हैं। उसके अलावा फर्नांडो हैं, दुशान हेमांथा हैं और इसके अलावा करोना रत्ने हैं, पथाम निसांका हैं और पथिरम हैं, कुशाल परेरा हैं और उसके अलावा कसुन रजीथा हैं। उसके अलावा समराव विकरामा हैं। और अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो हशमतुल्लाह शाहिदी की ये कप्तानी के अंदर अब्दुर्रहमान हैं, फ़ज़ल हक फ़ारूकी हैं, गुलबदीन नायब हैं, इब्राहिम ज़दरान हैं, इकराम अलखैल हैं और करीम जन्नत हैं, मोहम्मद नबी हैं, मोहम्मद सलीम, मुजीबुर रहमान, नजीबुल्लाह ज़दरान, नूर अहमद, रहमानुल्लाह गुरबाज और रहमत शाह मौजूद हैं। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान की कारकर्दगी देखी जाए बायलैटरल सीरीज से लेके उसके बाद एशिया कप के अंदर भी, तो अफगानिस्तान की कारकर्दगी कुछ बेहतर नहीं है। अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। कप्तान जी, सरफराज साहब क्या समझते हैं अफगानिस्तान की पै दर पे जो शिकस्त है इसकी बुनियादी वजूहात आपको क्या दिखाई देती? देखें, बुनियादी वजह तो यही है कि जो पहला मैच इन्होंने खेला बांग्लादेश के खिलाफ और उन्होंने भी टॉस जीत के, जैसे आज श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है और उसमें आप देखें कि 3 तेज़ बॉलर थे इनके अफगानिस्तान के और तीनों आउट ऑफ फॉर्म थे। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इनका मेन बॉलर जो फारूकी था उसने 60 और रन दिए थे और काफ़ी उसकी 3 शॉट्स खेली गई उसके ऊपर और वो भी आउट ऑफ फॉर्म लगा। उसके बाद स्पिनर ने भी कोई इतनी खतर था जो मशहूर है कि अफ़गानिस्तान की स्पिन अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने भी इतना 330 और रन जो किए बांग्लादेश ने पहले मैच में, तो मैं कहूँगा कि इनकी कॉन्फिडेंस इतना नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर श्रीलंका का भी देखें जो मैच है आज, तो पिच भी एक परफेक्ट बैटिंग पिच लग रही है और शुरू में लाहौर की पिच तो जो वेल रोल्ड इन होती है, हार्ड होती है, उसमें तो तेज़ बॉलर और चूँकि घास से आए नहीं, तेज़ बॉलर को भी काफ़ी रन होंगे और उसके बाद स्पिन तो शुरू में होना मुश्किल है। और ये पूरा एडवांटेज जो श्रीलंका की टीम है ये ज़रूर लेगी, क्योंकि ये टीम अभी आप अगर पास से बात करें तो क्वालिफाइंग राउंड से लेके अब तक दे हैव नॉट लॉस्ट एनी मैच एट ऑल। ये तमाम मैच जीते हैं, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी और पहला मैच भी अपना जीते हैं बड़ी अथॉरिटी के साथ 5 विकेटों से। तो मेरा ख्याल है कि आज ये काफ़ी 300 प्लस का स्कोर होना इस पिच के ऊपर कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो इनकी बैटिंग भी अच्छी फॉर्म में है, तो मेरा ख्याल है कि बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म जो अफगानिस्तान की बॉलिंग पिछले मैच में देखी है, ये श्रीलंका पूरा एडवांटेज लेंगे। जी यासिर भाई, आप क्या समझते हैं अगर 300 का स्कोर सेट कर दिया जाता है तो अफगानिस्तान के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? और अफगानिस्तान की ये जो अभी डाउनफॉल का हम मुजाहिरा देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या लगती हैं? क्या टीम में बारहा की जाने वाली तब्दीलियां, कैप्टेंसी में तब्दीली या फिर कोई और वजह? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो एक्सपीरियंस का थोड़ा फुकदान है। इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है बड़े बड़े मैचेस में
बड़ा टोटल किस तरह चेस करते हैं। जिस तरह लाहौर की पिच है, लाहौर की पिच बड़ी अच्छी पिच है बैटिंग के लिए और बड़े टेम्परामेंट शो करना पड़ता है। इस पर एक चीज़ है, अगर बैट्समैन थोड़ी सी जल्दी करेगा तो वो अपनी विकेट गंवा के और बाहर बैठा होता है, उस वक्त बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि बॉल टाइम लेना पड़ता है आपको, 50 ओवर्स में भी टाइम लेना पड़ता है। और अगर आप टाइम लेने में कामयाब हो जाते हैं, लाहौर की स्पेसिफिक पिच हो गई या कराची की या मुल्तान की पिच, इस पे बैट्समैन को अगर टाइम लेने में कामयाब होता है तो लंबा स्कोर करने में भी कामयाब होता है। यही हमने देखा। श्रीलंकन जो है वो एक एक्सपीरियंस साइड है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक साइड है वो। अगर एशिया कप की बात की जाए, और एशिया कप में अभी तक वो अनबीटन भी हैं और आगे आने वाले जो मैचेस हैं वो सारे श्रीलंका में हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वैसे भी हाई है और यंग टीम है, बहुत अच्छा खेलती है। और अगर श्रीलंका को देखा जाए तो श्रीलंका अगर आप देखें इसी मैदान पे, अगर आप ग्राउंड को देखें तो वो लाहौर का है और यहाँ पे तमाशाई ज्यादा जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन वो क्राउड इम्पैक्ट भी नहीं देखने में आ रहा हमें। देखें बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में काफ़ी सारे अफगानी जो हैं वो आबाद हैं और यहाँ पे रहते हैं। अगर यहाँ पे मैच होगा तो वो तो डेफिनेटली आएंगे। क्राउड का तो उनको सपोर्ट है, लेकिन उनके, मैं ये बात करूँ कि उनकी एप्लीकेशन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। 50 ओवर के मैच में बड़ी टीम के आगे आपने किस तरह खेलना है। आपने ये तो नहीं, अब जिस तरह कल हमने देखा परसों मैच में गुरबाज ने वो अंदर कर रहा है, इन स्विंग कर रहा है, अच्छी खासी पेस है उस बॉलर की और वो निकल के जो है उसको मार रहे उठा के। अब इस तरह क्रिकेट नहीं होती। ठीक है, आपके पास सारे शॉट्स हैं, आपके, हमें पता है कि आपने 150 किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, किस तरह किया आप अपनी इनिंग निकाल के देखें। आप ज़रा देखें आपने वो 150 किस तरह किया, आपने मुंह उठा के मारा है, आप शाहीन पे इस तरह निकले, आप नसीम शाह पे इस तरह निकले। तो क्रिकेट में रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। क्रिकेट फॉर ग्रांटेड नहीं है कि आपने 150 किया तो आप इस मैच में भी करेंगे, मुंह उठा के मारेंगे, निकल के मारेंगे, आपकी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। क्रिकेट में आपको बारी लेनी पड़ती है, थोड़ा सा उसका बॉल इतना इन स्विंग हो रहा है 2-2 फुट, तो आपको थोड़ा सा नया बॉल है उसको रिस्पेक्ट दें, अंदर खेलें, अंदर शॉट्स खेलें, बॉडी के करीब खेलें, रिलीज शॉट्स खेलें। देखें ओपनर चाहे आप जितने मर्जी ब्लास्टर हो, आप अच्छे ओपनर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके पास रिलीज शॉट नहीं है। और गुरबाज की मैं इसलिए बात करूं कि उसके पास टैलेंट है, उसके पास एबिलिटी है। वो अफगानिस्तान की टीम को अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, 8-10-100 करता है 3-4 सालों में, तो अफगानिस्तान की टीम उसको देख के बाकी बैट्समैन भी सीखेंगे, तो अफगानिस्तान की टीम का ग्राफ इसी तरह ऊपर जाएगा ना। अगर गुरबाज एक मैच में 150 करता है और अच्छे इवेंट में कुछ नहीं करता तो उसके अराउंड प्लेयर नहीं बनेंगे। आप हमारे प्लेयर्स की मिसाल ले लें, आप बाबर की मिसाल ले लें, आप हमारे ग्रेट प्लेयर्स की मिसाल ले लें, आप जावेद भाई की मिसाल ले लें। जावेद भाई खड़े रहते थे, फिर आप इंजी भाई की मिसाल ले लें, इंजी भाई खड़े रहते थे, फिर यूनिस भाई आए, वो उन्होंने ये किया, तो हम लोगों ने उनके अराउंड खेला ये सारे प्लेयरों के। तो इसी तरह बाबर है, बाबर का ये रोल है। बाबर अब खड़े रहते हैं, उनके अराउंड जो है वो खेलते हैं, उनको हमें पता है यार बाबर हमारा एक ग्रेट प्लेयर है, उसके अलावा भी जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी आगे ग्रेटनेस को टच कर रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान की टीम को ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, ये करनी पड़ेंगी, तब जाके ये इंटरनेशनल इवेंट्स में, बड़े मैचों में अच्छा परफॉर्म करेगी। नहीं तो इसी तरह सिखाने वालों ने तो सिखाया भी है लेकिन फिर भी सीख नहीं आ रही। सरफराज साहब, अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि बहुत टॉप अगर टीम भी आ जाए तो उसके साथ ये मुकाबला करने की सलाहियत रखती है, और कभी कभार हमें ये भी लगता है कि 15वें नंबर की टीम के साथ मुकाबला कर दिया जाए तो इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये जो मुस्तकिल मिजाजी ना होना है, इसके पीछे वजह क्या लगती है? देखिए, मेन जो मैंने देखा है इनके पिछले मैचेस भी और जनरली मैंने जो असेस किया है कि दे आर हार्ड हिटर्स। ये हार्ड हिटिंग करते हैं और स्कोर उसी तरीके से खेलते हैं। एवरी पिच को अगर देखते हो, कई पिचें हैं आपको शुरू में ग्राफ्ट करना पड़ता है, सिंगल टूज के ऊपर कंसंट्रेट करता है। जैसे आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देखा, इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर आया है उन्होंने ग्राफ्टिंग शुरू की, सिंगल टू स्पिनर पे और शुरू किए। इस तरह इनके पास ये इस तरह के बैट्समैन नहीं है। दे वांट टू स्कोर के एक ही बॉल में सारा स्कोर कर लें हम। तो इस तरह तो क्रिकेट नहीं चलती। क्रिकेट तो चलेगी कि आप पिच के हिसाब से खेलें। और उसके बाद जो मैंने आंख खोली है लाहौर स्टेडियम से ही, जो मैंने पिच का वो देखा है, तो पिच लाहौर स्टेडियम में फास्ट बॉलर को 60 से 70% फ़ायदा देती है और स्पिनर को 30 से 40% फ़ायदा होता है। इसमें
तेज बॉलर की ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो इस वक्त तो जो ये अफगानिस्तान की टीम है उनकी तो बॉलिंग में तो इतनी, अब मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रेंथ नहीं रही पिछले मैच को देखते हुए। तो बैटिंग में इनका ये है कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि हार्ड हिटर ये हैं, उसके बाद ये हार्ड वर्क करना नहीं जानते, सिंगल टूल जो करने होते हैं और इन इनिंग्स को लेके चलना पड़ता है बाद दफ़ा। तो ये चीज़ें इनको बदलनी पड़ेंगी, जिसमें दूसरी टीम श्रीलंका को आप देखें तो उनमें ग्राफ्टर भी हैं, हार्ड हिटर भी हैं और हर तरह का उनका एटीट्यूड हो जाता है पिच को देखते हुए। लेकिन ये जो पिच है इसमें तो मैं कहूँगा वो पंजाबी में कहते हैं आंख बंद करके हिट मारो तो चौका हो जाएगा, छक्का हो जाएगा। ये इस तरह की आज पिच बनी है, इसमें तो एक बड़ा स्कोर जरूर होना चाहिए जी। लेकिन उसमें बात फिर आती है फील्डिंग के हवाले से। यासिर भाई, अगर देखा जाए, मैं स्पेसिफिक किसी टीम की बात नहीं कर रहा, कोहली तौर पे अगर बात करूं, पाकिस्तान की पहले मैच के अंदर अगर फील्डिंग देखें तो आप लाजवाब हो जाते हैं कि क्या कहें इसके ऊपर, सुपर्ब। लेकिन दूसरे मैच के अंदर फील्डिंग देखें तो आप कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या वही टीम है। अगर आप भारत की कल की फील्डिंग देखें तो पहली 20 गेंदों के अंदर 3 कैच छोड़े नेपाल की टीम के ऊपर। तो इतनी बड़ी टीम्स जो हैं वो फील्डिंग में जो लैक देखने में आता है उसकी बुनियादी वजूहत क्या दिखाई देती है आपको? देखिए, कल के मैच का तो मुझे नहीं पता भारत ने क्यों कैचेस ड्रॉप किए हैं। वो तो सीधे सीधे कैचेस थे, वो कहते हैं ना रेगुलेशन कैचेस थे, वो तो मुझे नहीं पता। बट अगर पाकिस्तान की टीम वाले पाकिस्तान के मैच की बात करें, जिस दिन पाकिस्तान का मैच था तो ओवर कॉस्ट कंडीशंस थी, मतलब फील्डिंग बहुत बुरी हुई है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं से भी मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि यार फील्डिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, हाथ से चौके हो रहे हैं, पॉइंट से चौके हो रहे हैं, बहुत लैप्सेस हुए। लेकिन अगर आप देखें तो ओवर कॉस्ट कंडीशन में जब ग्राउंड जो था वो वेट था, तो वो उसमें ये होता है कि बॉल कहीं पे कोई पैच होता है वो गीला होता है, कहीं पे ड्राई होता है। तो जब गीले पैच पे बॉल पड़ता है तो वहाँ से वो स्किड करता है बॉल, तो फील्डर जो है वो टाइमिंग ख़राब हो जाती है। तो वो चीज़ नज़र आ रही थी, वो मुझे समझ आ रहा था। और फील्डिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के इवेंट में और जहाँ पे स्मॉल टोटल होगा वहाँ पे फील्डिंग जो है एक मेन समझ लें कि चीज़ है करनी। अगर फील्डिंग नहीं करेंगे सही तो क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस भी हो सकते हैं आगे, जिस तरह की कंडीशंस हम देख रहे हैं। अब कल देखें 230 के नेपाल ने, भारत ने 23 ओवरों में 145 करना था, तो लो स्कोरिंग मैच हो गया, छोटा मैच हो गया। तो इसमें फील्डिंग जो है आगे भी मैचेस इस तरह हो सकते हैं। हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का जो अगला मैच है वो फिर बारिश की नज़र हो जाए, क्योंकि सुना है कि कोलंबो में ओवर कॉस्ट कंडीशन है। लेकिन एक और चीज़ भी सुनने में आ रही है कि एक रिजर्व डे भी रख रहे हैं और हो सकता है कि वेन्यू को चेंज करने की अभी सोच रहे हैं। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं? आपने कहा था कि मोहम्मद सिराज की बॉलिंग देखने वाली होगी, उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि पेसर अटैक इंडिया के पास किस हद तक मजबूत है। अब कल 10 ओवर्स में 61 रन दे के 3 विकेट्स हासिल किए हैं, 6.1 का इकॉनमी रेट है। तो सिराज से एक्सपेक्टेशंस जो आपकी थी किस हद तक पूरी हुई? सिराज देखें, ही इज़ मच इम्प्रूव बॉलर नाउ, पहले जो उसका देखा है और अब उसका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, लाइन और लेंथ भी बेहतर हो गई है और मूवमेंट भी वो कराता है और रिवर्स स्विंग का भी तो उसको आइडिया हो गया है। तो अब ही इज़ मच इम्प्रूव्ड और उसको अब तजर्बा इतना ज़्यादा हो गया है, मुख्तलिफ मुल्कों में वो खेल के भी आया है, ऑस्ट्रेलिया से लेके वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान तो नहीं अभी आए, होपफुली दे कम। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं कहूँगा कि उसका शामी से ज़्यादा तजर्बा नहीं। आप समझते हैं कि दूसरे ममालिक में खेलने से एक्सपोजर इस हद तक बढ़ जाता है? क्योंकि अगर किसी का ना बढ़ना हो तो नहीं बढ़ता। अफगानिस्तान का देख लें, उन्होंने भी तो खेला ही हुआ है, उनका किस हद तक बढ़ा हुआ? नहीं, ये देखें कि ही वॉज यंगस्टर जब ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह वेस्ट इंडीज़ शुरू में गया है और वहाँ पे डिफरेंट पिचेस के ऊपर तजर्बा इसने सीखा है। और उसके बाद कई फास्ट बॉलर होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पिच के कितना बाउंस है, शॉर्ट ऑफ लेंथ करना है, फुल लेंथ करना है या किस तरह की बॉलिंग। और उसके बाद फिर रिवर्स स्विंग का भी आइडिया ज़्यादा बढ़ता जाता है कि किस कंडीशन में रिवर्स स्विंग होगी और अगर ग्रीन पिचेज है वहाँ पे बाउंस क्या करना है। तो ये सारी कंडीशन वगैरह उसको समझ आ गई हुई है और वो उसके मुताबिक देख के बॉलिंग करता है। तो फास्ट बॉलर का यही तो एडवांटेज है कि वो पिच को देख के बैट्समैन को समझ के लाइन और लेंथ बनाए
और उसके ऊपर फिर कंट्रोल करे। जी अच्छा यासिर भाई, आप क्या समझते हैं, आप आगे वर्ल्ड कप भी है, हमें कुछ बेहतरी का सामान भी अपने लिए करना है, और जो प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर तो वो ठीक रहती हैं तो फिर अडॉप्ट करें, अगर नहीं रहती तो तब्दीली करें। आप क्या समझते हैं कि तब्दीलियाँ क्या होनी चाहिए? क्योंकि सरफराज साहब पिछले दिनों ये कह रहे थे कि पेसर अटैक में हमें 4 फास्ट बॉलर रखने चाहिए थे, लेकिन 3 फास्ट बॉलर्स रखे गए। तो आप सेकंड करते हैं इस बात को, और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए क्या मुफीद मशवरा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सरफराज भाई ने जो बात की है मैं इससे भी एग्री करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस वक्त जो फास्ट बॉलिंग है वो तो टॉप ऑफ द लाइन है। उसको तो माशाल्लाह से जिस तरह शाहीन की फॉर्म है, और नसीम और शाहीन जिस तरह नया बॉल करते हैं, ठीक है। एज ए बैट्समैन मैं ये समझता हूँ जब आपके इस तरह की आपको 2 बॉलर्स बॉल कर रहे हों और आप खेल रहे हो ओपनिंग या 1 डाउन जो भी है, तो आप चाहते हैं यार मैं इनको गुजार लूँ, इसके बाद एक जो तीसरा बॉलर आएगा मैं उस पर रन्स करूँगा। तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट चेंज का बॉलर हारिस रऊफ, वो सोनो पे सुहाग है, वो भी विकेट टेकर है, वो भी पेस से बॉल करता है। तो माशाल्लाह हमारी फास्ट बॉलिंग तो कवर्ड है, लेकिन एक जो कंसर्न है वो है मेरे ख्याल से स्पिनर्स। उस तरह का हमें नहीं लग रहा कि यार स्पिनर्स, देखें हर जगह पे फास्ट बॉलर्स आपको विकेट्स लेके नहीं दे सकते। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें तो जडेजा की 194 विकेट्स हैं, उसके बाद जो है कुलदीप यादव जो है उनकी भी वो 100 एंड समथिंग है, फिर उसके बाद जो आज़र हैं वो भी काफ़ी सारे, उनकी बड़ी एक्सपीरियंस्ड स्पिन बॉल अटैक है, ठीक है, स्पिन बॉलिंग है। हमारे अगर स्पिनर्स देखें तो हमारे ज़्यादातर कंटेन पे जाते हैं, क्योंकि एक तो T20 क्रिकेट ने भी ना बहुत ज़्यादा माइंड सेट बॉलर्स का ख़राब कर लिया है। बॉलर्स अब विकेट टेकिंग के पीछे जाते ही नहीं है, अब आते हैं और रन्स रोकने के चक्कर में जाते हैं। जब रन्स रोकने के चक्कर में जाएंगे तो बैट्समैन जो है वो ताक में रहता है किस वक्त मुझे कोई बुरी बॉल मिले, क्योंकि वो इस चीज से तो उसे पता चल जाता है मेरे विकेट लेने जा नहीं रहा। एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि तकनीकी महारतों में तब्दीली लानी चाहिए। अगर आपके पेसर्स के से विकेट नहीं निकल रही तो विकेट लेना फिर स्पिनर का काम है। अगर स्पिनर भी नहीं ले सकेगा तो फिर किस तरीके से मैच को आप आगे बढ़ा सकते हैं? तो इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सरफराज नवाज साहब मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। मैच को एंजॉय कीजिए, मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।